नमस्कार दोस्तों। आप भी कनाडा जाना चाहते हो बट आपका सीआरएस स्कोर बहुत कम है और आइल्स में बैंड भी नहीं आ रहे, तो क्या करें, कैसे कनाडा जाया जाए। तो इसके लिए आप एक बढ़िया ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। एंड इन सभी पीएनपी प्रोग्राम में से आप जो सिलेक्ट कर सकते हो वो है एक सस्काचुइन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम SINP। आज इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा, और इसके बाद मैंने एक पार्ट और बनाया है जिसमें आपको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जब आपको इनविटेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और कैसे अपलोड करने हैं। सो दोस्तों, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप एंड तक इस वीडियो को देखना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मनप्रीत है और मैं इमिग्रेशन टॉक्स कनाडा नाम का एक चैनल चलाता हूँ जिस पे मैं कनाडा पीआर के रिलेटेड अलग अलग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और हर एक प्रोसीजर बारे डिटेल में बताता हूँ कि आप कैसे बिना कंसल्टेंट को पैसे पे किए आप भी कनाडा की पीआर ले सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियोस आने वाली हैं उसको आप मिस ना कर सकें। सो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सस्काचुइन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। सस्काचुइन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप कनाडा में पीआर हासिल कर सकते हो, और वो भी बहुत इजी से। इसमें क्या है कि जो प्रोविंस है सस्काचुइन का, वो इनवाइट करता है रेजिडेंसी एप्लीकेशंस फ्रॉम नॉन कैनेडियंस जो सस्काचुइन में रहना चाहते हैं और वहाँ पर काम करना चाहते हैं। वो एप्लीकेशंस लेगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा, और अगर आपकी एप्लीकेशन में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी करते हो तो वो आपको नॉमिनेट कर देते हैं। नॉमिनेट का मतलब ये है कि आपको उसके 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे आपका अगर स्कोर मान लीजिए 390 है आज की डेट में सीआरएस स्कोर, तो अगर आपको वो 600 पॉइंट्स दे देंगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 990। ये 600 पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब वो प्रोविंस आपको नॉमिनेट करेगा। सो अगर आपका 600 से 390 से 600 ऐड होके 990 स्कोर बन जाएगा, तो इस हिसाब से आपको फेडरल जो आईआरसीसी का जो फेडरल सिस्टम है उसमें से आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री में से प्रोफाइल पिक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको नॉमिनेशन मिल गई और आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगे। नॉमिनेशन सिर्फ एक स्टेप है परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए। जब आपको नॉमिनेशन मिल जाएगी तो आपको जो अपना प्रोसीजर है वो फेडरल सिस्टम, हमें इस दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आईआरसीसी के थ्रू भी हमें अपनी फ़ाइल लगानी पड़ेगी। अगर उन्होंने हमारी फ़ाइल को ठीक पाया तभी वो हमें परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस देंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर भी हमारी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है। सो इस बात का ध्यान रखना। अब हम स्टडी करते हैं कि जो पहला स्टेप है कि हमने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नॉमिनेशन कैसे हासिल करनी है प्रोविंस से। बेसिकली जो सस्काचुइन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम है उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर की, दूसरी है सस्काचुइन एक्सपीरियंस की, और तीसरी है एंटरप्रेन्योर एंड फार्म कैटेगरी। जो हम पहली कैटेगरी है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि वो लोग जो सस्काचुइन में जाके काम करना चाहते हैं और वहाँ पर रहना चाहते हैं, ये उनके लिए है। दूसरी है सस्काचुइन एक्सपीरियंस, ये उन लोगों के लिए है जो सस्काचुइन में रह रहे हैं और या फिर पास्ट में कभी रहे हैं। मींस उनके पास कुछ ना कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस है, चाहे उनके पास
वहाँ की कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और या फिर वर्क एक्सपीरियंस है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एंटरप्रेन्योर एंड फार्म कैटेगरी। इसमें वो लोग आ जाते हैं जो जो प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करे या कोई ना कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म और लैंड जो खरीद के उस पे खेती करना चाहे। पहली कैटेगरी है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या है कि सस्काचुइन गवर्नमेंट उन स्किल्ड वर्कर को नॉमिनेट करती है जो सस्काचुइन में आके रहना चाहते हैं प्लस यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं। बट इसके लिए उनको कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो उनको मीट करने पड़ेंगे। जैसे इन फैक्टर्स में आ जाता है एजुकेशन, आपके पास कितना जॉब एक्सपीरियंस है, आपके पास जो आइल्स का स्कोर क्या है, और भी बहुत से फैक्टर जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, बेसिकली इस इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर में भी आगे 3 सब कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन इन डिमांड, दूसरी है सस्काचुइन एक्सप्रेस एंट्री एंड तीसरी है एम्प्लॉयमेंट ऑफर। इन कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहली कैटेगरी है ऑक्यूपेशन इन डिमांड, जैसे नाम से ही क्लियर होता है कि इस वो कैटेगरी जो जिसमें जो आपकी वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस जो आपकी जॉब है वो इन डिमांड है प्रोविंस में। इनकी लिस्ट है वेबसाइट में, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सा एनओसी इन डिमांड है और वहाँ से आप जज कर सकते हो कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है सस्काचुइन एक्सप्रेस एंट्री। इसका मतलब ये है कि आपकी एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट हुई है और आपका उस प्रोफाइल के साथ लिंक हो जाता है सस्काचुइन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम का। तो बट बेसिक कंडीशन यही है कि यहाँ पर भी आपका जो एनओसी है या जॉब है वो इन डिमांड चाहिए। बट द बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों कैटेगरीज में, ये है कि जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है उसके लिए आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो सस्काचुइन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का नंबर देने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो दूसरी कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री, इसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का नंबर और जॉब सीकर वैलिडेशन कोड, ये 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद ही ये आपकी प्रोफाइल आगे चल सकेगी। एक और डिफरेंस है इसमें, वो बाद में आता है जब आपको नॉमिनेशन मिल जाती है। जैसे सस्काचुइन एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपकी फ़ाइल ओके हो जाती है और आपको नॉमिनेशन आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो 600 पॉइंट्स आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में अपडेट हो जाएंगे और आपको जो सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सिंपल कोई अगर सीधा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में अगर किसी को इनविटेशन आता है तो जो जैसे उसकी फ़ाइल चलती है वैसे ही आपकी इस केस में चलेगी। बट अगर आपने ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अप्लाई किया है तो आपको जो है पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपको नॉमिनेशन आ जाएगी, वो उसकी हार्ड कॉपी आएगी, उसके बाद आपको जो पेपर एप्लीकेशन है वो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठे करके वहाँ पर जो भी इनका वीज़ा ऑफिस होता है वहाँ पर भेजने पड़ेंगे। बाद में ये भी लिंक हो जाती है बट अप टू द लेवल ऑफ मेडिकल आपको ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो थ्रू पेपर और थ्रू मेल आपको भेजने पड़ेंगे। तीसरी है जो कैटेगरी वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफर। एम्प्लॉयमेंट ऑफर में आपके पास कोई ना कोई जॉब ऑफर चाहिए, उसके बाद ही आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हो। सो गाइज, अब हमें देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, हम एलिजिबल हैं भी हैं कि नहीं। सो
उस एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें बेसिकली 5 जो पॉइंट्स हैं उन पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पहला है एजुकेशन, दूसरा है स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस, आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस कितना है, तीसरा आपका लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जैसे आइल्स और सेल्पिप, चौथा है आपकी एज, और फिफ्थ वन है जो है कि आपके कनेक्शन सस्काचुइन प्रोविंस के साथ। सो जो ये 4 पॉइंट्स हैं इनके आपको इनके जो पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं वो टोटल 70 में से कैलकुलेट होंगे, और ये जो 5वां पॉइंट है जो कनेक्शन टू सस्काचुइन है इसके पॉइंट्स है वो 30 से कैलकुलेट होंगे। सो टोटल आपके पॉइंट्स वो 100 में से कैलकुलेट होंगे कि आपका कितना स्कोर बनता है। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, एजुकेशन में जैसे आप देख सकते हो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको उसके 23 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह आपके अगर पास जो भी यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन है तो उसके अलग पॉइंट हैं। बट अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर इंश्योर कर लेना कि जो भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स क्लेम कर रहे हो उसकी आपने ईसीए करवा रखी हो। जैसे ईसीए का अगर आपने डिटेल में देखना है कि आप कैसे ईसीए करवा सकते हो तो आप इस लिंक पे जा सकते हो जो आई बॉक्स में आपको अपीयर हो रहा है, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे आप अपने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो कि आपके पास जो मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पर कंसिडर हो रही है आपकी होम कंट्री में, क्या वो कनाडा में भी मास्टर डिग्री है। सो इस हिसाब से आप उसको पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो था एजुकेशन का। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में आपके पास आएगा स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस मीन्स आपके पास जो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, जॉब का एक्सपीरियंस है वो कितना है। इसमें आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हो वो सिर्फ एक ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5 और 6 जगह पर आपने जॉब किया और हर एक जगह पे आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है, आप उसी का क्लेम कर सकते हो जो आपके पास सिंगल एनओसी में आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको और मतलब सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सपोज इंडिया में क्या है कि आप एक तो क्लर्क की जॉब कर रहे हो जहाँ पर आपने जस्ट पेपर वर्क करना है, उसकी जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। और आप फिर बाद में 2-3 साल आपने क्लर्क की जॉब की, उसके बाद आप एक बैंक में ऑफिसर रैंक पे लग गए तो उसकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। ये अलग अलग जॉब्स आपकी कंसिडर होंगी। बट यहाँ पर अगर आपने अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट करवाना है तो आप सिर्फ एक ही एनओसी में कंसिडर करा सकते हो, या तो क्लर्क का होगा या फिर आपका ऑफिसर का होगा। सो इस बात का ध्यान रखना। जैसे जो आपके लेटेस्ट 5 साल हैं उसके सस्काचुइन आपको 2 पॉइंट्स देगा पर ईयर के। जैसे आपने पिछले जो 5 साल है, अगर आप 2020 की बात कर रहे हो तो 2015 तक का जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और जो 15 से पहले का आपके पास एक्सपीरियंस है उसी जॉब में तो फिर उसका पर ईयर 1 पॉइंट होगा। सो इस बात से आप पॉइंट अपने कैलकुलेट कर सकते हो। आगे आ जाता है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है कि आपके पास जो आइल्स का स्कोर कितना है ये आपकी CLB के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि आपके CLB 7 है 8 है। यहाँ पर जो 8 CLB 8 है उसके मैक्सिमम पॉइंट्स है 20। सो अगर आपको पता नहीं कि CLB कैसे कैलकुलेट करना है तो आप आई बटन पर जो लिंक शो हो रहा है मेरा कि हाउ टू कैलकुलेट CLB लेवल, वहाँ पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप
अपना CLB स्कोर, CLB लेवल कैसे चेक कर सकते हो। ये है लैंग्वेजेबिलिटी का टेस्ट, आप कैसे देख सकते हो। आगे आ जाता है एज फैक्टर। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो कि एज के हिसाब से पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। जैसे मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो 22 और 34 साल के बीच जो एज है उसके मैक्सिमम पॉइंट्स दे रखे हैं। ये जो 4 फैक्टर थे इसमें आपके 70 में से पॉइंट कैलकुलेट होंगे। अब जो अलग फैक्टर आता है, अनदर फैक्टर है, वो है आपका कनेक्शन टू सस्काचुइन। कनेक्शन आपका 2-3 तरह से हो सकता है। जो पहला कनेक्शन है कि आपके पास कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो या जॉब ऑफर हो, उसके आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं जो कि मैक्सिमम है 30। अगर इसके अलावा आपका कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव वहाँ पर रह रहा हो, उसके आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई वहाँ पर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस हो, जैसे आपने वहाँ पर कोई वर्क परमिट पे कोई काम किया हो, या आपने कोई वहाँ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर कोई क्लेम की हो, वहाँ पर आपने कोई डिग्री वगैरह वहाँ पर कोई की हो, पढ़ाई की हो, तो उसके आपको अलग से पॉइंट मिलेंगे। इन दोनों जो फैक्टर्स हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं, इनके मिला के पूरे आपके पास 100 पॉइंट्स बन जाते हैं। और आपको एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 60 पॉइंट्स स्कोर करने पड़ते हैं। तो ये आपके 100 में से अगर 60 पॉइंट्स है तभी आप एलिजिबल होते हो अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। और उसके बाद क्या है, जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आप एलिजिबल हो गए, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको सस्काचुइन की वेबसाइट में जाना है, वो हम आगे वाली वीडियो में जो डिस्कस करेंगे कि आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे सबमिट करना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप अपनी सक्सेसफुली आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर पाते हो तो आप उन पूल ऑफ कैंडिडेट्स में आ जाते हो जो एलिजिबल हैं। और जब भी सस्काचुइन का ड्रॉ, SINP का ड्रॉ निकलेगा, तो आपकी फ़ाइल वहाँ से उठा ली जाएगी और आपको इनविटेशन भेजा जाएगा कि आप अपने जो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सबमिट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली तो आप 100% इनवाइट होगे, ऐसा नहीं है। वही फाइल्स होती हैं जो एलिजिबल हैं और जो कट ऑफ स्कोर को क्रॉस करती हैं, वही फाइल्स उठाई जाती हैं। जैसे अब लास्ट में जो सस्काचुइन का ड्रा निकला था उसमें से 70 का स्कोर कट ऑफ स्कोर गया था, और पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से जो कट ऑफ स्कोर है वो मोर देन 68 चल रहा है। आप इससे आइडिया आप लगा सकते हो कि क्या आपकी फ़ाइल पिक होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि सस्काचुइन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कौन कौन से जो फैक्टर हैं, जो एलिजिबिलिटी फैक्टर हैं, वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इस प्रकार की वीडियो से लगातार अपडेट करता रहूं।